हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 7 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 3 यानी ऊष्मा से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। इस प्रश्न में हमें प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के मध्य क्या समानताएं हैं ये लिखना है और उनके मध्य क्या अंतर है यह भी लिखना है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों में क्या समानताएं हैं। दोनों में जो समानताएं हैं वह इस प्रकार है। पहली समानता यह है कि दोनों में ही एक लंबी, पतली एवं समान व्यास की कांच की नली होती है। जो प्रयोगशाला तापमापी होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, दोनों में ही क्या होता है, एक लंबी, पतली और समान व्यास की कांच की एक नली होती है। दूसरी समानता यह है कि दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है जो ऊष्मा प्राप्त कर फैलता है। इन दोनों प्रकार के जो थर्मामीटर हैं, इनके बल्ब में पारा भरा होता है और पारा का कार्य क्या है कि ये ऊष्मा प्राप्त कर फैलता है। इस प्रकार दोनों के मध्य ये समानताएं हैं। अब हम लिखेंगे कि दोनों के मध्य क्या अंतर है। एक तरफ लिखेंगे प्रयोगशाला तापमापी और दूसरी तरफ लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इस तापमापी का प्रयोग करके आप -10 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक को माप सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो होता है वह व्यक्ति के शरीर के तापमान को नापने में ही किया जाता है, इसीलिए इसका परिसर मात्र 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगला जो अंतर है वह इस प्रकार है कि प्रयोगशाला तापमापी से बहुत से वस्तुओं का तापमान को मापा जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान को ही मापा जा सकता है। अगला अंतर यह है कि प्रयोगशाला तापमापी की लंबाई अधिक होती है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर की लंबाई कुछ कम होती है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के मध्य क्या समानताएं हैं उन्हें लिखा और उनके मध्य क्या अंतर है यह भी लिखा। इस प्रकार यह प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ऐसे दो पदार्थ का नाम हमें लिखना है जो ऊष्मा का चालन करता है और ऐसे दो पदार्थ का भी नाम लिखना है जो ऊष्मा का चालन नहीं करता है, यानी ऊष्मारोधी है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे ऊष्मा चालक का नाम। तांबा और लोहा, चूंकि तांबा और लोहा धातु है इसीलिए यह ऊष्मा का चालन करता है। लेकिन अगर ऊष्मारोधी की बात की जाए तो लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मारोधी है क्योंकि यह ऊष्मा का चालन नहीं करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। इसमें सही शब्द हमें भरना है। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु के तापमान को नापकर ही हम यह पता लगा सकते हैं कि वस्तु कितनी गर्म है। इसी प्रकार आगे पूछा है, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं नापा जा सकता। सही शब्द क्या होगा? उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं नापा जा सकता
क्योंकि उबलते हुए पानी का जो ताप होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर से हम केवल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही नाप सकते हैं। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं उबलते हुए पानी के ताप को नापने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। सही शब्द जो आएगा वह इस प्रकार आएगा कि ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के द्वारा होता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हमें खाली स्थान पर भरना है। इस प्रक्रम को कहा जाता है विकिरण। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। आगे लिखा है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब स्टील की एक ठंडी चम्मच को आप गर्म दूध के प्याले में रखते हैं तो जो चम्मच के दूसरे सिरे होते हैं उसमें भी आप ऊष्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह किस प्रक्रम द्वारा होता है उसका नाम हमें रिक्त स्थान पर भरना है। इस प्रक्रम को कहा जाता है चालन। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। अगला है, हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। सही शब्द जो आएगा वह होगा काले। यानी हम कह सकते हैं हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो कथन दिए जाएंगे उसका सही मिलान कॉलम बी के शब्दों से हमें करना है। तो आइए देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी में क्या दिया गया है। कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। इसमें अगर हम कॉलम ए की बात करें तो इसमें दिया गया है थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। जबकि कॉलम बी में दिया गया है गर्मियां, सर्दियां, दिन और रात। अब हमें कॉलम ए में जो वाक्य दिए गए हैं इसका सही मिलान हमें कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो आइए इसका सही मिलान करते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब हम इस प्रकार लिखेंगे, थल समीर के बहने का समय। इसके लिए सही शब्द होगा रात, क्योंकि थल समीर रात के समय ही बहती है। समुद्र समीर के बहने का समय, इसके लिए होगा दिन, क्योंकि समुद्र समीर दिन के समय बहती है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, इसके लिए होगा सर्दियां, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तापमान कम होता है और हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं ये ऊष्मा का अधिक अवशोषण करके हमें गर्मी प्रदान करते हैं, इसलिए गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है सर्दियों का मौसम। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का जो समय है यह है गर्मियां, क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं ये ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं और इस प्रकार गर्मियों में हमें आराम महसूस होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए।
सर्दियों में क्या होता है कि एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में हम उसी मोटाई का कई परतों वाला वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि इसमें हमें गर्मी का अधिक अनुभव होता है और हम ठंड से बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम कई परतों का बना वस्त्र ही पसंद करते हैं? इसकी कारण को हमें लिखना है। आइए इस प्रश्न को हम उत्तर लिखते हैं। वस्त्र की परतों के बीच हवा फंस जाता है। अगर हम ऐसा वस्त्र पहने जो कई परतों वाला हो तो इसमें परतों के बीच हवा फंसा हुआ रहता है। वायु ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जो वायु होते हैं दोनों परतों के मध्य या ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करता है। वायु की परतें हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। चूंकि ठंड के दिनों में हमारा शरीर जो है ये लगातार ऊष्मा उत्पन्न करते रहता है, इसीलिए हमारे शरीर की गर्मी जो है ये आसपास के वातावरण में नहीं जाती है, क्योंकि वायु की जो परतें होती हैं ये ऊष्मा को जाने से रोकती है। इससे हमें ठंड का अनुभव नहीं होता है। अतः सर्दियों में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। यही कारण है कि सर्दियों के दिनों में हम एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में कई परतों का बना वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। अब प्रश्न संख्या 6, चित्र 3.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहां-कहां चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। इस चित्र को आप गौर से देखें और इसमें पता लगाएं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है कहाँ चालन विधि द्वारा हो रहा है, कहाँ संवहन विधि द्वारा हो रहा है और कहाँ विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। अब इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो बर्तन में जो पानी लिया गया है इस पानी को ऊष्मा जैसे ही प्राप्त होती है यह पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पानी के जो कण होते हैं ये गति करते हैं, यानी संपूर्ण पानी में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है। इसके बाद जो बर्तन है ये चूंकि धातु का बना होता है और धातु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। इसके बाद ये जो प्लेट है जिस प्लेट के ऊपर इस बर्तन को रखा गया है, चूंकि यह भी धातु का बना है इसीलिए उसमें भी जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वह चालन विधि द्वारा हो रहा है। अब हम देखेंगे कि विकिरण विधि द्वारा कहाँ कहाँ हो रहा है। जो ज्वाला है इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है यह विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। और जो प्लेट है जिस प्लेट पर इस बर्तन को रखा गया है, चूंकि प्लेट गर्म है इसीलिए गर्म होने के कारण इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा भी हो रहा है वायुमंडल में। साथ ही साथ जो बर्तन है जिसमें पानी रखा गया है वह बर्तन काफी गर्म होता है, इसीलिए गर्म होने के कारण इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण वातावरण में विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। यानी इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है कहाँ संवहन विधि द्वारा, कहाँ चालन विधि द्वारा और कहाँ विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। ऐसे स्थान जहां की जलवायु गर्म होती है उस स्थान के लिए यह सलाह दी जाती है कि घरों की बाहरी दीवार पर सफेद पेंट किया जाए। ऐसा क्यों, इसका कारण हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सफेद रंग गहरे रंग की तुलना में ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। सफेद रंग की यह विशेषता है कि गहरे रंग की तुलना में यह ऊष्मा का बहुत ही कम अवशोषण करता है और ऊष्मा के कम अवशोषण करने के कारण घरों की दीवार जो है ये गर्म नहीं होती है। इसलिए गर्म स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट किया जाना चाहिए।
अब अगला प्रश्न, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। इसमें क्या किया गया कि 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया। हमें बताना है कि इस मिश्रण का क्या तापमान होगा। ऑप्शन दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। चूंकि एक जल है जिसकी तापमान है 30 डिग्री और दूसरे जल की तापमान है 50 डिग्री, चूंकि जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, जो मिश्रण होगा वह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का होगा लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ। अब प्रश्न संख्या 9, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में उष्मा, क्या किया गया कि एक कटोरे में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल रखा गया है, यानी जल का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। लोहे की एक गोली को लिया गया जिसका तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है और इसे इस जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में उष्मा का किस प्रकार स्थानांतरण होगा या नहीं, यह हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी या फिर दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। चूंकि दोनों का जो तापमान है वह एक समान है यानी 40 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए उष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न संख्या 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा। ऑप्शन दिया गया है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। लकड़ी के एक चम्मच को लिया गया और इससे आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, तो इस लकड़ी के चम्मच का दूसरा सिरा क्या होगा यह हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जो है ये उष्मा का कुचालक है, यानी उष्मा का कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, इसीलिए लकड़ी का जो दूसरा सिरा है यह ठंडा नहीं होगा। लेकिन यही चम्मच अगर लकड़ी का न होकर स्टील का होता तो दूसरा सिरा ठंडा हो जाता। चूंकि यह लकड़ी का है इसीलिए दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, या फिर स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। जो स्टेनलेस इस्पात होती है इसकी जो कढ़ाई होती है इसमें प्राय ऐसा देखा गया है कि तांबे की तली लगाई हुई होती है। इसका क्या कारण है यह हमें बताना है। इसका जो कारण है वह है कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए तांबा की तली लगाई जाती है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर हमने लिखा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।